Hi and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. This is third lecture of some basic concepts of chemistry. Before starting, I want to tell you about Alliance Educations. Alliance Educations has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. अलायंस एजुकेशंस के बारे में और डिटेल जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं. सो आइए स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के बारे में देखा था. कुछ मेथड हमें और कंटिन्यू करनी है, जैसे कि वन ऑफ द मेथड इज मैग्नेटिक सेपरेशन. जैसे कि आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे मिक्सचर ऑफ आयरन और सॉल्ट रखा हुआ है. तो इसमें से अगर हमें आयरन को सेपरेट करना है तो आयरन को सेपरेट करने के लिए हम मैग्नेट यूज कर सकते हैं. सो सिंपल मैग्नेटिक सेपरेशन कब यूज किया जाता है? जब सेपरेशन में से जिन केमिकल्स का सेपरेशन करना है, वन ऑफ द कंपोनेंट अगर मैग्नेटिक है एंड दूसरा मैग्नेटिक नहीं है, वन ऑफ द कंपोनेंट इज मैग्नेटिक एंड अदर वन इज नॉन मैग्नेटिक, ऐसे केस में हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं. देन नेक्स्ट है क्रोमैटोग्राफी. ठीक है, सो बेसिकली क्रोमैटोग्राफी ये एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम लाइव लेक्चर में और डिटेल में स्टडी करेंगे एंड इन फ्यूचर इसके ऊपर एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो रहेगा क्रोमैटोग्राफी के ऊपर. बट फिलहाल के लिए हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि क्रोमैटोग्राफी है क्या. सपोज आपने एक नया प्लांट ढूंढ के निकाला. ठीक है, जैसे कि हमें पता है प्लांट्स में मेडिसिनल एक्टिविटी होती है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है कि तुलसी के पत्ते हम खाते हैं इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए. सो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, ये कैसे पता चला? सो सपोज आपने एक नया प्लांट ढूंढ के निकाला, ठीक है, जो किसी ने जिसके ऊपर कोई स्टडी नहीं की. देन उसके बाद आपने क्या किया, उसके लीव्स जो है, ध्यान से सुनिएगा, उसके लीव्स जो है उसमें कौन कौन से केमिकल है ये जानना चाहा. तो आपने उसके लीव्स का एक्सट्रैक्ट निकाला, उसके लीव्स का एक्सट्रैक्ट निकाला. ठीक है, आपने क्या किया, इसके लीव्स का एक्सट्रैक्ट निकाला. सो एक लिक्विड लिया, लिक्विड में ये लीव्स को डाल के रखा. ठीक है, डाल के रखा एंड हमने कुछ दिनों के लिए रखा तो लिक्विड लीव्स में से केमिकल्स बाहर आ गए. लीव्स में से केमिकल क्या हुए, इसके अंदर बाहर आ गए. ठीक है, अब सॉल्वेंट में केमिकल आ चुके हैं तो हमें पता करना है कौन कौन से केमिकल है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो मिक्सचर ऑफ केमिकल है जो आप देख सकते हो, रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, ठीक है, ये जो मिक्सचर ऑफ केमिकल है इनको हम क्रोमैटोग्राफी के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं. हमें क्रोमैटोग्राफी से पता चल सकता है कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है मिक्सचर के अंदर. ठीक है, सो सबसे पहला क्रोमैटोग्राफी का यूज हम कब कर सकते हैं, जब हमें डिफरेंट कंपोनेंट पता करने हैं मिक्सचर के. ठीक है, तब हम क्रोमैटोग्राफी का यूज कर सकते हैं. यहाँ पे ये एक स्टेशनरी फेज है, दिस इज स्टेशनरी फेज, यहाँ पे लिखा भी है. स्टेशनरी फेज सिलिका का हो सकता है, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल. देन यहाँ पे हम सैंपल रखते हैं एंड यहाँ से मोबाइल फेज को इंजेक्ट करते हैं. मोबाइल फेज मतलब लिक्विड जो फ्लो होगा, लिक्विड जो फ्लो होगा. तो ये केमिकल में से ये जो केमिकल का मिक्सचर था इनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है, इनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है. जिनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है वो आगे तक जाएगा, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है वो पीछे रह जाएगा. जैसे रेड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो वो सॉल्वेंट के साथ आगे जा रहा है, फिर येलो की सॉल्युबिलिटी है तो फिर येलो जा रहा है, देन फिर ब्लू की सॉल्युबिलिटी है तो फिर ब्लू जा रहा है. ठीक है, देन ब्लैक की सॉल्युबिलिटी है सबसे कम तो ब्लैक सबसे पीछे रहेगा. इस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करते हैं. सो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया आ रहा है क्रोमैटोग्राफी क्या है. इसमें हमेशा हम एक स्टेशनरी फेज लेते हैं और एक मोबाइल फेज लेते हैं. ठीक है, एंड मोबाइल फेज में कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्सचर की सॉल्युबिलिटी डिफरेंस के हिसाब से कंपोनेंट सेपरेट होते हैं. जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है वो कंपोनेंट दूर तक ट्रैवल कर जाता है, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है वो थोड़ा स्लो मूव करता है और जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम है वो काफी स्लो मूव करेगा और वो ज्यादा आगे तक नहीं जा पाएगा. तो इस तरीके से हम कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं क्रोमैटोग्राफी की हेल्प से.
इसका यूज सेपरेशन के लिए किया जा सकता है, आइसोलेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, बहुत सारी चीजों के लिए क्रोमेटोग्राफी का हम यूज करते हैं। जब हम लाइव लेक्चर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर देखेंगे तब हम इसके बारे में और डिटेल जानेंगे, ठीक है। इट वॉज प्रपोज बाय, क्रोमेटोग्राफी किसने प्रपोज किया, कौन सी ये मेथड किसने दिया, स्वेट नाम के साइंटिस्ट, विच इज जो एक रशियन बॉटनिस्ट थे, ठीक है, हु वॉज रशियन बॉटनिस्ट स्वेट, इन्होंने क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट आगे रखा। देन इसके बाद है एटमोलाइसिस, ठीक है। एटमोलाइसिस क्या होता है, एटमोलाइसिस क्या होता है, सी इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस और वेपर। एटमोलाइसिस किसके लिए यूज किया जाता है, किसका मिक्सचर, गैसेस और अगर वेपर का मिक्सचर है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो ब्यूटीफुली एनिमेशन में दिखाया गया है, अगर गैसेस और वेपर का मिक्सचर है, मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम एटमोलाइसिस यूज करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ पोरस सब्सटेंस। जैसे ये पोरस सब्सटेंस है, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब व्हाट इज मीन बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहां पे हायर कॉन्सेंट्रेशन है, यहां पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। हम दो टाइप के गैसेस देख पा रहे हैं, एक रेड और दूसरा व्हाइट। रेड का डिफ्यूजन रेट अच्छा है, रेड का डिफ्यूजन इस पर्टिकुलर पोरस सब्सटेंस में से ज्यादा अच्छा है, तो रेड डिफ्यूज होके दूसरी जगह जा पा रहा है, बट व्हाइट का डिफ्यूजन नहीं हो पा रहा, व्हाइट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन एरिया में नहीं जा पा रहा है, ठीक है। इस पोरस सब्सटेंस में से व्हाइट वाले गैसेस नहीं जा पा रही है। डिफरेंस इन रेट ऑफ डिफ्यूजन से, कि रेट ऑफ डिफ्यूजन में डिफरेंस रहेगा, किसी का रेट ऑफ डिफ्यूजन अच्छा है तो वो इजीली एक फेज से दूसरी फेज में चले जा रहा है, जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन वीक है वो नहीं जा पा रहा है। इस तरीके से हम एटमोलाइसिस के थ्रू मिक्सचर ऑफ गैसेस को सेपरेट करते हैं। यहां पे कौन कौन सी गैसेस को हम सेपरेट कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, यूरेनियम के डिफरेंट आइसोटोप को हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर डिफरेंट जो गैसेस के मिक्सचर है उनको सेपरेट करने के लिए, डिफरेंट वेपर्स के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए एटमोलाइसिस मेथड यूज की जाती है। देन नेक्स्ट मेथड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस मेथड में क्या होता है, सी इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज, इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास डीएनए है, दीज आर डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, इनका जब इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रैंड का हम देख सकते हैं सेपरेशन होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे डिफरेंट बैंड्स हमें दिखाई देंगे, यहाँ पे डिफरेंट बैंड्स दिखाई देंगे हमें इसे स्टेन करने के बाद, तो वो डिफरेंट बैंड किसके रहेंगे, यहाँ पे डीएनए सेपरेट होगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस हम कब यूज कर रहे हैं, यहाँ पर डीएनए का सेपरेशन किया जा रहा है, ठीक है, डीएनए का सेपरेशन किया जा रहा है। देखिए अलग अलग बैंड, इनकी इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है, कि कौन किस चार्ज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, ठीक है, उसके बेसिस पे। ये डिटेल्ड प्रोसेस है जो हमें बायो में स्टडी करनी है, ठीक है। तो जस्ट हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस भी मेथड ऑफ सेपरेशन है। यहाँ पे हम डिफरेंट डीएनए स्ट्रैंड को उनके लेंथ के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं। स्मॉल स्ट्रैंड को हम अलग कर सकते हैं, लार्जर स्ट्रैंड को भी हम अलग कर सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से, ठीक है। यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल क्या है, जो मटेरियल का मूवमेंट है वो किसके बेसिस पे होगा, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, ठीक है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी का हम हेल्प ले रहे हैं, चार्जेस की हेल्प ले रहे हैं इन्हें सेपरेट करने के लिए। देन नेक्स्ट है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। जैसे कि आप एनिमेशन में देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल है, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल है। जब इसे हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज किया तो आप देख सकते हो पार्टिकल का सेपरेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी। जो डेंस मटेरियल है, हाईली डेंस, वो नीचे रह जाता है, लेस डेंस ऊपर रहेगा और सबसे लाइटर ऊपर रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हम ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेडिमेंटेशन वेलोसिटी, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी, ठीक है, जो हाईली डेंस है, जो हाईली डेंस मटेरियल है उसका सेडिमेंटेशन वेलोसिटी ज्यादा होगी, उसकी सेडिमेंटेशन वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, तो वो सबसे नीचे जाएगा। जिसकी डेंसिटी कम है वो थोड़ा बीच में रहेगा, मीडियम डेंसिटी वाला,
और जिसकी डेंसिटी सबसे लाइट है वो ऊपर रहेगा। सो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से हम मटेरियल को सेपरेट करते हैं। जैसे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कब यूज किया जा सकता है, सपोज मिल्क में से हमें प्रोटीन और फैट को सेपरेट करना है तो उसके लिए हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज यूज करेंगे। ब्लड में से प्लाज्मा को सेपरेट करना है तो उसके लिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज यूज किया जाता है। सो मिक्सचर सेपरेशन के लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। देन इन मेथड के बाद अब हम बढ़ जाते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड टॉपिक की ओर। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ये सब कुछ हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, इसलिए हम बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे, ठीक है। सो हम जस्ट एक बार क्विक रिवीजन देखेंगे इन सारी चीजों की एंड मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट हम डीपीपीज में सॉल्व करेंगे, लाइव लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो 7 बेसिक एसआई यूनिट। पहली बात, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक है फंडामेंटल और दूसरी है डिराइव्ड। सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जो उनके मेजरमेंट के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होती है, जो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। सो जो इंडिपेंडेंट होती है दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से फॉर देयर मेजरमेंट, उन्हें कहा जाता है फंडामेंटल। और डिराइव्ड मतलब जो डिपेंडेंट होती है किस पे? फंडामेंटल पे। जो डिपेंडेंट होती है फंडामेंटल पे उसे कहा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज आर 7। देयर आर 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज: लेंथ, टाइम, देन मास, then current electricity, then amount of substance, after that temperature, and last one is luminous intensity. So these are 7 fundamental quantities. लेंथ का ऐसा यूनिट है मीटर, टाइम का ऐसा यूनिट है सेकेंड, मास का ऐसा यूनिट है केजी, करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट है एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल, टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला। देन यूनिट एंड मेजरमेंट। जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, 3 टाइप के सिस्टम है। देयर इज वन मोर सिस्टम, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम को एसआई सिस्टम में एमकेएस सिस्टम को ही एक्सेप्ट किया गया है। सीजीएस सिस्टम मींस क्या होगा? जिसमें लेंथ सेंटीमीटर में रहेगा, मास ग्राम में रहेगा, टाइम सेकंड में रहेगा। एमकेएस सिस्टम मींस लेंथ मीटर में रहेगा, मास किलोग्राम में रहेगा, टाइम सेकंड में रहेगा। एंड एफपीएस सिस्टम मींस लेंथ फुट में रहेगा, मास पाउंड में रहेगा, टाइम सेकंड में रहेगा। एंड ये सारी चीजें डिटेल में जानने के लिए आप फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट का वीडियो रेफर कर सकते हैं। देन डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। सो डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट को डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? बेसिकली साइड को साइड से मल्टीप्लाई किया जाता है। एंड वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? ये साइड का क्यूब लेकर, लेंथ के क्यूब से हमें वॉल्यूम मिलता है। सो वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। वेलोसिटी का यूनिट है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसका फॉर्मूला है। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसका यूनिट रहेगा। एक्सेलरेशन का यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। सो इसका यूनिट क्या रहेगा? मास का यूनिट केजी, वॉल्यूम का यूनिट अभी हमने देखा मीटर क्यूब, तो इसका यूनिट रहेगा केजी पर मीटर क्यूब। देन मोलर मास का यूनिट होता है किलोग्राम पर मोल। मोलर वॉल्यूम। सो ये सारी जो फिजिकल क्वांटिटी है हम धीरे धीरे इनके बारे में स्टडी करेंगे। एंड आपने अगर स्टार्टिंग से फिजिक्स के लेक्चर देखे तो ये सारी क्वांटिटीज आप पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है। जैसे फोर्स का यूनिट है न्यूटन, प्रेशर का यूनिट है पास्कल, एनर्जी और वर्क का यूनिट है जूल्स। देन कुछ स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस है, ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट के वीडियो में
इसकी शॉर्ट ट्रिक दी गई है, इसे याद कैसे रखना है हमने एक याद रखने का तरीका देखा था, बट कुछ इंपॉर्टेंट है टर्म्स जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि यहां पर पिको, नैनो, माइक्रो, माइक्रो मीन्स 10 पावर 6 -6, नैनो मीन्स 10 पावर -9, पिको मीन्स 10 पावर -12, फेम्टो, फेम्टो को हम फर्मी भी कहते हैं, इट इज 10 पावर -15। ठीक है, तो फेम्टो तक काफी है इतना लर्न करना, तो इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए। देन कन्वर्जन फैक्टर, आप अपने कॉपी के लास्ट पेज पे ये कन्वर्जन फैक्टर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार हमारे यूज में आने वाले हैं। तो ये एक साथ एक लेक्चर में स्टडी करने वाली चीज नहीं है, जैसे जैसे ये चीजें आती जाएगी वैसे वैसे ये लर्न होते जाएगा। ठीक है, सो इनके बारे में आपको बताया जाएगा। सो आपके लिए ये इसलिए ऐड किया गया है यहाँ पर, ताकि आप अपने कॉपी में इसे इसके नोट्स बना सके। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट का डिफरेंस क्या होता है, मास और वेट को डिस्टिंग्विश करना है। सो व्हाट इज मास? मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड द सब्सटेंस। मास को कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड द सब्सटेंस, कि सब्सटेंस के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, इसके अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, ये हमें किससे पता चलेगा? मास से पता चलेगा। एंड वेट क्या होता है? वेट इज द फोर्स, वेट इज द फोर्स विथ विच बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर आप अर्थ के ऊपर खड़े हैं, सो आपका वेट 60 न्यूटन है, आपका वेट 600 न्यूटन है, तो इसका मतलब आप 600 न्यूटन फोर्स से बॉडी के अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप जो बोलते हो ना कि मेरा वेट 60 kg है, मेरा वेट 70 kg है, बेसिकली वो मास है। सो आप अपना मास बता रहे हो, मास कितना है? सपोज 60 kg, मास कितना है? 60 kg। वेट कैसे मिलता है? वेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 60। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है, अप्रॉक्स 10 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 600 न्यूटन। सो अगर आपका मास 60 kg है, तो आपके ऊपर वेट कितना एग्जर्ट हो रहा है? अर्थ कितने फोर्स से आपको खींच रही है? 600 न्यूटन फोर्स से आप अर्थ की सेंटर की ओर अट्रैक्ट किए जा रहे हो। ठीक है, सो रिमेंबर मास इज व्हाट? मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। एंड व्हाट इज वेट? वेट इज द फोर्स with which body is attracted towards the center of the earth। मास को मेजर करने के लिए हम एनालिटिकल बैलेंस यूज करते हैं। आपने देखा होगा, आपने किराना शॉप में भी देखा होगा बैलेंस। ठीक है, तो वैसे बैलेंस हम मास निकाल लेते हैं। मास यूनिवर्स में आप कहीं भी लेकर जाओ बॉडी को, उसका मास चेंज नहीं होने वाला, आपका मास सेम रहेगा, लेकिन वेट प्लेस टू प्लेस वेरी होगा, क्योंकि आपने 10th स्टैंडर्ड में जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह अलग अलग है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, जी की वैल्यू वेरी हो रही है। अब जी की वैल्यू वेरी हो रही है तो वेट भी वेरी होगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, वेरी क्या हो रहा है? जी वेरी हो रहा है। तो इसीलिए अगर हम अर्थ से हटा करके मून में मास वेट मेजर करें तो वेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। देन वॉल्यूम। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीजें हम देख रहे हैं, बट इनका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। वॉल्यूम क्या होता है? व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सब्सटेंस। सपोज यहाँ पे एक सब्सटेंस है, इसने कितना स्पेस ऑक्युपाई किया, इसने कितना स्पेस ऑक्युपाई किया, इसके अंदर की पूरी जो जगह है वो होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम इज व्हाट? इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सब्सटेंस। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ, देन इसका विड्थ, देन इसकी हाइट। ठीक है, सो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमें वॉल्यूम मिलता है। इसलिए बेसिकली हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम कैसे मिलता है? लेंथ क्यूब से मिलता है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या है? मीटर क्यूब। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट इज मीटर क्यूब। अब बट मीटर क्यूब बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है। जस्ट इमेजिन 1 मीटर मतलब कितना होता है? आप अपने दोनों हाथों को स्प्रेड कर दोगे तो अराउंड उतना हो जाएगा 1 मीटर। सो 1 मीटर का क्यूब बनाएंगे तो कितना ज्यादा हो जाएगा। हम लैब में इतने ज्यादा वॉल्यूम के साथ डील करते हैं क्या केमिस्ट्री में? नहीं, केमिस्ट्री में बहुत थोड़े बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम का यूज किया जाता है। ठीक है, सो इसके लिए हम स्मॉलर वॉल्यूम यूज करते हैं, लाइक सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। नाउ अंडरस्टैंड, 1 लीटर मतलब होता है 1000 ml। 1 लीटर मतलब कितना होता है?
1000 ml, ठीक है, और 1 लीटर को 1 डेसीमीटर क्यूब भी कहते हैं। 1 लीटर इज कॉल्ड एज 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। एंड 1 ml, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बता रहा हूं, 1 ml मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब। जस्ट नो ट्राई टू विजुअलाइज, अगर हम 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब बनाते हैं, क्या बना रहे हैं हम, एक क्यूब बना रहे हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का हमने क्या बनाया, यहां पर क्यूब बनाया। सो 1 सेंटीमीटर के क्यूब में जितना लिक्विड आएगा वो लिक्विड रहेगा 1 ml लिक्विड। वो लिक्विड कितना रहेगा, 1 ml लिक्विड, ठीक है। सो 1 ml मतलब क्या होता है, 1 सेंटीमीटर का क्यूब, और 1 डेसीमीटर का क्यूब, 1 डेसीमीटर का क्यूब मतलब होता है 1 लीटर, 1 लीटर, ठीक है। सो यहां पे रिलेशन दिया हुआ है 1 लीटर के बारे में। देन वॉल्यूम, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम लैब में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जैसे कि ये हो गया मेजरिंग सिलेंडर, दिस इज मेजरिंग सिलेंडर, दिस इज ब्यूरेट, दिस इज ब्यूरेट। जनरली टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट ब्यूरेट से किए जाते हैं। दिस इज पिपेट, दिस इज पिपेट, ठीक है। दिस इज रबर बल्ब, जो पिपेट से ऊपर से हम यहां पे फिक्स करते हैं और लिक्विड को इसमें सक किया जाता है, यहां से लिक्विड यहां से फिर ऊपर चढ़ता है। जैसे आपने देखा होगा ड्रॉपर, आपके पास कभी आई ड्रॉप आपने लिया होगा, उसमें ड्रॉपर आता है अलग से, पहले आता था, ठीक है। सो ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं लैब में वॉल्यूम मेजर करने के लिए। एंड आप देख सकते हो हर जगह पे ग्रेजुएशन है, हर जगह पे आप क्या देख सकते हो, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन मतलब क्या होता है, मार्किंग, हर जगह पे क्या होती है, मार्किंग। तो वॉल्यूम मेजर करने के लिए लैब में हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं मेजरिंग सिलेंडर, ब्यूरेट, पिपेट। देन डेंसिटी, ठीक है। सो डेंसिटी क्या होता है, सी डेंसिटी इज मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, इट इज मास अपॉन वॉल्यूम, सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट लेंथ कहा था मैंने, इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास को वॉल्यूम के साथ अगर हम डिवाइड करते हैं तो डेंसिटी मिलता है। बट डेंसिटी बताता क्या है, डेंसिटी टेल्स अस अबाउट हाउ क्लोजली इट्स पार्टिकल आर पैक्ड। जैसे कि आप देख सकते हो सॉलिड, इसके पार्टिकल देखो कितने क्लोजली पैक्ड है, बहुत ज्यादा मूवमेंट हो पाएगी क्या, नहीं। फिर लिक्विड, लिक्विड के पार्टिकल आप देखो, इनमें फ्री स्पेस है। देन गैस, गैस में स्पेस काफी ज्यादा है, गैसेस में स्पेस हम काफी ज्यादा देख पा रहे हैं, ठीक है। सो इसका मतलब सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है, देन लिक्विड की डेंसिटी आती है, एंड सबसे कम डेंसिटी होती है गैस की। सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, गैस की होती है। तो डेंसिटी से हमें क्या पता चलता है, हाउ क्लोजली पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी आर पैक्ड, पार्टिकल्स कितने क्लोजली पैक्ड है, ये डेंसिटी से पता चलता है। डेंसिटी ज्यादा है मतलब क्लोज्ड पैकिंग, डेंसिटी कम है मतलब लूज पैकिंग, ठीक है। बट डेंसिटी फाइंड आउट कैसे की जाती है, मास और वॉल्यूम के रेशो से डेंसिटी फाइंड आउट की जाती है। मास का यूनिट केजी, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। मीटर क्यूब न्यूमरेटर में जाएगा तो केजी मीटर क्यूब इनवर्स हो जाएगा, ये होगा एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। नाउ लास्ट टॉपिक है आज का टेम्परेचर, ठीक है। सो टेम्परेचर के बारे में जानेंगे। सो टेम्परेचर मेजर करने के लिए कॉमनली 3 टाइप की स्केल्स हमारे पास होती है। एक होती है सेल्सियस स्केल, दूसरी होती है केल्विन स्केल, और तीसरी होती है फ़ारेनहाइट स्केल, सॉरी। सो सेल्सियस स्केल में जो 0 डिग्री है, वैसे ये जो स्केल बनाई गई है ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। किस बेसिस पे बनाई गई है, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के बेसिस पे, ठीक है। सो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, 0 डिग्री सेल्सियस, एंड फ़ारेनहाइट में कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड केल्विन में कितना होता है 273.15 केल्विन। सो ये इनका रिलेशन है। रिमेंबर 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, इट इज इक्वल टू 273.15 केल्विन, ठीक है। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, इन केल्विन इट इज 373.15 केल्विन, एंड फ़ारेनहाइट में ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट,
ठीक है, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बट केल्विन जो है, केल्विन इज एसआई यूनिट। रिमेंबर, केल्विन क्या होता है? एसआई यूनिट। तो जनरली ये जो स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। जैसे सेल्सियस स्केल 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बेसिक स्केल हमारे पास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका इंटर कन्वर्जन। जैसे डिग्री फ़ारेनहाइट में हमें सेल्सियस को कन्वर्ट करना है, तो फॉर्मूला क्या रहता है? 9/5 इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू प्लस 32, तो वो कन्वर्ट हो जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट में। एंड केल्विन में अगर गिवन है, केल्विन में अगर गिवन है, या फिर अगर हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, सपोज हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री सेल्सियस को हम प्लस कर देते हैं 273.15 से। सो हमने देखा डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा? फॉर्मूला 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस वैल्यू प्लस 32, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होगा डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, सो ये कन्वर्जन फैक्टर हमें देखने हैं, इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम लाइव लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा, आप पहले यूनिट डायमेंशन से सिग्निफिकेंट फिगर का लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर आपको काफी इजी लगने लगेगा। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।